सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। जब से ये खबर सुनी है कि कराची के एक और नौजवान ने अपनी जान ले ली तो दिल पर बोझ बढ़ गया है। एक नदामत का एहसास हो रहा है कि ज़ुहैर हुसैन की मौत के ज़िम्मेदार हम सब हैं। मैं भी, आप भी, माशरा भी, हुकूमत भी, हम सब जिम्मेदार हैं। क्यों हम अपने नौजवानों को मायूसी के चुंगल से नहीं बचा पा रहे? क्यों? नौजवान तो किसी भी कौम का असासा होते हैं। उमंगों से लबरेज दिल लिए, अपने लिए, ख़ानदान के लिए, कौम के लिए कुछ कर दिखाने का बलबला लिए, ये पहचान है नौजवानी की। लेकिन नौहा ये है कि हमारे नौजवान मायूसी के अंधेरों में डूबने लगे हैं। पहले फ़हीम मुग़ल की खुदकुशी और अब ज़ुहैर हुसैन की अंधोनाक मौत दिल दहला रही है। लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हम अपनों को दुख दर्द में मुब्तला देखते हैं, इनकी हालत पर अफसोस का इजहार भी करते हैं, मगर इनको इस मुश्किल से निकालने के लिए वो कोशिश नहीं करते जो करनी चाहिए। क्या ये झूठ है कि हमारे पास इस ख़ानदान की रोज़ी रोटी के लिए, राशन के लिए, मकान के किराए के लिए पैसे बिल्कुल नहीं होते, लेकिन मरने वाले के कफन दफन, जनाजे के खाने के लिए एहतमाम करने में हम किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। डूब मरने का मकाम है ये हमारे लिए। यही मदद अगर ज़िंदगी में कर दें तो शायद इस ख़ानदान को ये दिन ना देखने पड़े, लेकिन हम तो अपनी ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं। हुक्मरानों का, रहबरों का क्या जिक्र करें कि इनके पास हैं तो बड़े बड़े दावे हैं, दिखाने को हसीन सपने हैं, लेकिन हकीकत में आवाम को देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, मुल्क को रियासत मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत बनाने की बड़ी बड़ी बातें, रोटी कपड़ा मकान, बड़े बड़े बयान, लेकिन हकीकत क्या है? ये खबरें बता रही हैं एक हफ्ते में कराची के 2 पढ़े लिखे नौजवानों की बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी की खबरें। यह है हकीकत जो बता रही है कि हुक्मरानों ने कराची का, मुल्क का क्या हाल कर दिया है। अब भी कुछ नहीं होगा। 2-4 मजम्मती ताज़ियती बयानात आएंगे, सियासी रहनुमा इस साने का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहराएंगे। शायद ये लवाहिकीन को इमदादी चेक की खैरात बांटने के लिए फोटो सेशन की नुमाइश का एहतमाम भी कर ले, लेकिन फिर वो सियासी तमाशे लगाएंगे कि लोग इस साने को भी भूल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे नून मुकद्दम कत्ल केस पस मंजर में जा रहा है, जहां अब मरकजी मुलजिम के वकील ने उसके ज़हनी मरीज होने की दरख्वास्त दायर कर दी है ताकि इसे बचाने का एहतमाम हो सके। लेकिन सवाल यह है कि हम इस सिसकते हुए निज़ाम से छुटकारे के लिए क्या कर सकते हैं जो हमारे नौजवानों को मायूसी के अंधेरों में धकेल कर इनकी जान ले रहा है। सितम यह भी है कि कराची जहां यह सानिया हुआ, वहां इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन एक और ही मामले पर आमने सामने है, नए बल्दियाती निज़ाम का मामला। ये झगड़ा क्या इंसानी जान से ज़्यादा अहम है? इसी से आगाज़ करते हैं। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, ये हम ऐसा सानिया अगर देखते हैं, इस पर हम तफसील से आगे बात करेंगे, लेकिन अगर हम सियासतदानों को देखते हैं तो जनाब उनके लिए मसाइल कुछ और ही हैं। अब MQM इस वक्त कह रही है कि जो नया बल्दियाती निज़ाम पीपल्स पार्टी ला रही है वो तो जनाब काबिल कबूल नहीं है, उसमें तो इख्तियारात पहले ही नहीं थे, वो भी छीन लिए हैं, लिहाजा अब सड़कों पर MQM आ रही है और PSP भी आ रही है। यहाँ तो ये हो रहा है। साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जिस मुल्क में एक तो खान साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ताकत है वो उसकी यूथ है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूथ है। 3.5 साल इनके गुजर गए, लेकिन वो उस यूथ को चैनलाइज नहीं कर सके, मोबिलाइज नहीं कर सके, और ना कोई रोज़गार है, ना कोई फ्यूचर है। पढ़े लिखे लोग हाथ में डिग्रियाँ लेके फिर रहे हैं। यूथ लोन प्रोग्राम के पर 3 साल गुजर गए, सुनते रहे, वो तो किसी को मिला नहीं। अब अल्टीमेटली जिसके पास, मैं आपको एक बात बताऊं, जब बंदा कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलता है तो वो फिर ज़मीन फ़तह करने निकला होता है। वो समझता है कि सितारे उसकी जो हैं वो उसकी मंजिल है। अब वहाँ पर जब रियलिटीज़ जो हैं, सिफारिश का कल्चर है, यहाँ पर मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, तो मेरिट नाम की चीज़ कोई नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। हम सब करते हैं बात आगे भी, लेकिन मुझे बताएं कि क्या अभी जो बहस हो रही है बल्दियाती निज़ाम की, क्या सिर्फ ये विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है या सिंध हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लोकल गवर्नमेंट हो, क्या उन्होंने भी कुछ करना होता है सर इन लोगों का ध्यान रखने के लिए, नौजवानों का या रोज़गार का? वहाँ तो बल्दियाती निज़ाम पर इस वक्त लड़ाई हो रही है। उसामा साहब, मैं असद उमर की भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था।
मैं असद उमर से ये पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में कौन सा बल्दियाती निज़ाम है? आपने इस गवर्नमेंट में जो बल्दियाती सिस्टम था, जो बल्दियाती इदारे थे, उनको तो आपने मफलूज करके रखा, सस्पेंड करके रखा, वहाँ पर किसी को अख्तियार दिए नहीं, फंड दिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ने जब गन पॉइंट पे इनसे कहा तो इन्होंने बल्दियाती इदारे बहाल किए, लेकिन वो भी सिर्फ नाम के, उनके पास कोई काम नहीं है। अपनी मर्जी का एक बल्दियाती सिस्टम लेके आए हैं और वो उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर कौन सी अपोजिशन से मुशावरत की गई है? पीएसपी के रहनुमा हैं शबीर कायम खानी साहब, वो हमारे साथ हैं। कायम खानी साहब, ये जो अब नया बल्दियाती निज़ाम आ रहा है, सिंध हुकूमत कहेगी जी हमारा ये इख्तियार है, हमें लोगों ने वोट दिया है, जिस तरह का हम चाहेंगे निज़ाम तो वैसा होगा। जी कायम खानी साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी मेरा ख्याल है अभी उनको आवाज़ नहीं जा रही, दोबारा उनसे बात करते हैं। जी बाबर साहब अपनी बात मुकम्मल करें। आपकी बात ठीक है, यहाँ पर इनकी मेजोरिटी है, इन्होंने जनाब निज़ाम लिया है। फेडरल गवर्नमेंट में आप देख लें कि MKM जो है वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट के साथ इश्तिराक में है, वो ECP में चेंजेस करना चाहते थे, वो ले आए। वहाँ पर कौन सी अपोजिशन से मुशावरत की गई है? पूरे मुल्क में यही चल रहा है, यही सिस्टम चल रहा है। जिसके पास मेजोरिटी है वो अपोजिशन से बात ही नहीं करना चाहता, अपोजिशन को कंसल्ट ही नहीं करना चाहता। ये सिंध में जो है MKM जो है वो अपोजिशन में है, मरकज़ में वो जो है वो हुकूमत की इत्तेहादी है। वहाँ पर MKM ने कितना प्रेस किया गवर्नमेंट को कि जनाब अपोजिशन से पहले बात करें, इसके बाद ECP का बिल आएगा। तो सर जब सारे मुल्क में इसी तरह चल रहा है तो फिर पार्टी भी यही करेगी। गुलाम साहब, यही यहाँ का वतीरा है पाकिस्तान में, जिसके पास इख्तियार है वो आगे नहीं देना चाहता। अवाम को बाख्तियार करने के नाम पे मुकम्मल तौर पे बेख्तियार कर दिया गया है। कहीं वो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम हो, या वो बल्दियाती इंतखाबात हों, या सूबाई इलेक्शंस हों, या वो सेनेट पार्लियामेंट के इलेक्शंस हों। तो बात तो ये की जाती है जमहूर की, और आज भी जो बात की जा रही है दोनों तरफ से वो ये की जा रही है कि अवाम के वसीतर मुफाद में वो पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि ये बेहतरीन निज़ाम है। अच्छा। जबकि दूसरी साइड ये कह रही है कि ये निज़ाम मफलूज निज़ाम है। अच्छा, ये उनको इख्तियार नहीं देगा। हमारे साथ हैं मुझे जी गुलाम साहब, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे हम प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। शबीर कायम खानी साहब, जिसकी मेजॉरिटी होगी या जिसकी हुकूमत होगी, इख्तियार उसके पास है। पूरे पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं, सूबाई हुकूमत ने बनाना है जनाब, उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। लोगों ने उनको वोट दिए हैं, वो कहते हैं जी जैसा हम निज़ाम लाएंगे वैसा होगा। वो समझते हैं जी ये बेहतरीन निज़ाम है, इसलिए हम ये लेकर आ रहे हैं, आप बस इलेक्शन लड़ें। बिस्मिल्लाह, नो डाउट बिल्कुल उनके पास अददी ताकत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अददी ताकत के तहत वो कोई ऐसे फैसले करें जो आवाम के लिए बेहतर साबित ना हो। देखो, कराची सिर्फ पाकिस्तान ज़मीन पार्टी इस इशू पे बात नहीं कर रही है। आप देख लें कि पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब इस बिल की मुखालफत कर रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बिल पेश किया है ये सरासर ज्यादती की है सिंध के शहरी इलाकों के साथ, और शबे खून मारा है। तो अगर बात समझ में आती है, खासकर अगर पाकिस्तान ज़मीन पार्टी अगर इस बिल की मुखालफत करे तो बात समझ में आती है तमाम पॉलिटिकल पार्टी क्यों कर रही है। क्या अकेले कुल खाली पीपल्स पार्टी है? ये क्या पीपल्स पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने बिल बनाया है? मैंने पहले कहा कि बदनीयत पर मुश्तमिल ये बिल है, और पीपल्स पार्टी की तो तारीख और हिस्ट्री रही है, आप उठा के देख लें। कायम खानी साहब, पहले तो वो पॉइंट्स बता दें अवाम को, वो पॉइंट्स बता दें जिस पे आपको इख्तलाफ है। कौन से ऐसे बल्दियाती निज़ाम में पॉइंट्स हैं जिस पे आपको इख्तलाफ है? देखिए जी, दुनिया भर में आप चले जाएं, दुनिया भर के आप देखें, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है। इन्होंने लोकल गवर्नमेंट, अच्छा खुद इनका 1973 का आइन जो दस्तूर है 1973 का, खुद पीपल्स पार्टी के दौर में, भुट्टो साहब के दौर में वो आइन बना था। उस आइन की आर्टिकल 7, 8 और 32 और 140A के तहत पढ़ने उसमें पता चल जाएगा कि सारे इख्तियारात, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और तमाम फाइनेंशियल इख्तियारात जो होते हैं वो लोकल गवर्नमेंट के पास होते हैं, पंचायत के पास होते हैं। लेकिन इन्होंने तमाम इख्तियारात ले लिए हैं। अब इख्तियारात क्या लिए हैं कि वो जो काम यूनियन काउंसिल को करना था, मिसाल के तौर पर डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये तमाम इख्तियारात भी इन्होंने अपने लिए ले लिए। जो भी इनकम वाले जो काम थे वो इन्होंने ले लिए हैं। इनको सिर्फ पैसे कमाने हैं। माजी में भी 14 साल में इन्होंने क्या डिलीवर किया? देखो, मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये हिस्ट्री रही है, जरा बात सुनना, जरा तारीख रही है, आप उठा के देख लें।
सिर्फ यही शब खून नहीं मारा इन्होंने, इससे पहले आप उठा के देख रहे हैं 1972 में इन्होंने लसानी बिल पेश किया, जिसकी वजह से सिंध के अंदर आज तक नफरत जन्म ली हुई है। उसके बाद इन्होंने फिर कोटा सिस्टम लगाया 10 साल के लिए, वो कोटा सिस्टम को लगे हुए 50 साल हो गए। तो इनमें इनके इकदाम बता रहा हूँ कि कौन से ऐसे इकदाम किए जिससे लोग खुश हों। उसके बाद आप चले जाए 1971 में इनकी पॉलिसी की वजह से मुल्क 2 लफ्ज से जिगर हुआ, इन्होंने बांग्लादेश बना दिया, मुल्क टूट गया हमारा। तो और 1988 में फिर जब इनकी हुकूमत थी, फिर इन्होंने कराची हैदराबाद। कायम खानी साहब, इस बल्दियाती निज़ाम में, ये जो नया बल्दियाती निज़ाम है, किस चीज पे आपको इतराज है? ये क्या सिर्फ ये तालीम और सेहत भी यहाँ से ले लिया आपसे? जी, कहा कि वो जो पावर, जो इख्तियारात बल्दिया के पास होने चाहिए, मैंने आपको आर्टिकल, जो आइन के आर्टिकल मैंने कोड किया, उसके तहत आप दे देना। ये कोई खुदा न खास्ता कराची के शहरी या हैदराबाद के शहरी, जो भी अर्बन एरियाज के शहरी, वो भूख थोड़ी ये कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। ये उनका राइट है, जो दस्तूर में लिखे गए वो इख्तियारात होने चाहिए। उसके पास पहले भी इन्होंने 25 डिपार्टमेंट अपने पास ले लिए थे पीपल्स पार्टी ने, जिसमें जो पहले KDA था, सॉरी KBC कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसमें प्रॉपर लोग अर्बन एरियाज के लोग लगते थे। इन्होंने पहले तो एक बेरोजगारी दी, इसके बाद इन्होंने इसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना के और सारे लोग भर्ती कर दिए। कराची के पढ़े लिखे लोग बेचारे बेरोजगार हैं। तो ये ज्यादती हम भी कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान का हक है। कराची पहले वसीम अख्तर साहब ये कहते रहे, वो रोना रोते रहे कि जी इख्तियार नहीं है, अब तो उससे भी कम हो जाएंगे इख्तियारात, मगर MQM सड़कों पर आ रही है, आप साथ देंगे MQM का? देखो, हमने साथ देने हम सबसे पहले इसकी आवाज हमने सब आज नहीं उठाई है। एक मुसलसल एक अरसे से मुस्तफा कमाल इन खदशात का इजहार करते रहे थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये 14 साल से कब्जा करके किंगडम बना दिया इन्होंने सिंध को जरदारी स्टेट बना दिया है। इनकी कोई परफॉर्मेंस आप देख लेना, चलो अगर इनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो तो चलो हम खामोश रहें। इन्होंने हॉस्पिटल आप देख लेंगे, सिंध के हॉस्पिटल वीरान पड़े हैं, दवाइयां नहीं है, डॉक्टर नहीं है। आप सिंध में जाके देखें, जो लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं सर के अंदर, कुत्ते का वैक्सीन इनके पास नहीं है। गुलाम साहब आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। गुलाम साहब, कायम खानी साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें अवाम को इख्तियार मुंतकिल नहीं हो रहा, कभी अवाम के पास इख्तियार रहा भी है, और जब भी सूबाई असम्बलियाँ मौजूद होती हैं, अगर आप मुकम्मल इख्तियारात बल्दियाती इदारों को दे दें, उसके बावजूद फ़ंड्स वो कौन देता है? फ़ंड्स तो सूबाई गवर्नमेंट देती है। अगर वही फ़ंड्स नहीं देंगे तो कोई आसमान से तो फ़ंड्स नहीं उतरेंगे, वो फिर भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। कभी इस बात के ऊपर डिबेट हुआ है, बात हुई है किसी? देखो, आप बिल्कुल आपने बजा फरमाया, क्योंकि 18वीं तनकीम के बाद जो NFC से PFC को जो पैसे मिलते हैं, जो उनका शेयर मिलता है, ये बदकिस्मती से ये पैसे इनको जिले में देने चाहिए। ये क्या करते हैं कि पैसे अपने पास रख लेते हैं CM साहब, और अपनी मर्जी से सियासी बुनियाद के ऊपर जिस जिले को चाहे ये पैसे दे देते हैं, और जिस जिले को ना चाहे उनको ये पैसे नहीं देते हैं। तो ये तो बिल्कुल आप ज्यादती कर रहे हैं। असल बात ऐसा ही होना चाहिए कि हम मुस्तफा कमाल हमेशा कहते रहे, जब NFC जब डिवाइड होता है PFC में, तो वहीं से डिस्ट्रिक्ट का कोटा भी दे दिया जाए, ताकि इनको ये करप्शन करने का मौका ना मिले। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर कायम खानी साहब, रहनुमा PSP, आपने हमें वक्त दिया। अब एक और मामला है, हमने देखा कि अभी हाल ही में बड़ा कंट्रोवर्सी भी बन गई थी कि जिस तरह से बुकला का कन्वेंशन हुआ आसमा जहांगीर फाउंडेशन की तरफ से, और वहाँ बड़ी इस तरह की तकरीरें हुई कि जी आज़ादी की बात, और जनाब ये कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है यहाँ पर हर चीज़ चलाती है। तो हमने देखा कि ज़ाहिर है कि वकला एक बड़ी बरादरी है, उनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं मनाजिर कि एक जज साहब हैं, उन्होंने आखिरकार एक फ़ैसला दे दिया। ये भी एक इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह होती है जनाब, ये जो ब्यूरोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट है, उसमें पुलिस भी है, उसमें ज़िला इंतज़ामिया भी है, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, वो उन्होंने अदालत के अहकामात की हुक्मदुली की, तो उस पर उनको उनके खिलाफ फ़ैसला सुना दिया। अब जब फ़ैसला सुना दिया गया तो जनाब सब इकट्ठे हो गए, और उसमें वकला, सीनियर वकला गए, और देखिए वहाँ जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जज साहब को कि जी आपने फ़ैसला किस तरह से दिया। इससे पहले कहा जाता है जी मीटिंग भी मुबैना तौर पर हुई, और उसके बाद देखिए जज साहब को ज़बरदस्ती उनकी कुर्सी से उठाकर जनाब बाहर निकाल दिया कमरा अदालत से। अब मैं देख रहा था कुछ लोग कह रहे हैं जी अब जंगले लगा देने चाहिए, ताले लगे होने चाहिए कि ये वकला किसी तरह से आगे ना जा सकें। ये हाल हो गया है। अब गुलाम नबी साहब, ये बड़े दुख की बात है। एक तरफ हम देखते हैं कि बात की जाती है जी आइन और कानून की बालादस्ती
और जनाब वकला की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम ये देखते हैं इस तरह के मनाजिर तो सारी बरादरी बदनाम हो जाती है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। बार और बेंच जो हैं वो एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। इसको अगर आपने देखना है इंटरनेशनल तनाज़ुर में या पाकिस्तान के तनाज़ुर में, तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनको हम रोल मॉडल के तौर पे देख सकते हैं। लामा इकबाल रहमतुल्लाह हैं, उनको आप रोल मॉडल के तौर पे देख सकते हैं। इस तरह से बहुत मोस्ट सीनियर लॉयर्स पाकिस्तान में गुजरे हैं और इस वक्त भी मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा बार के साथ बेंच की जो शराकतदारी है, जो बेंच की इज़्ज़त है, उसको बरकरार रखा है। बुनियादी तौर पे इस केस में आप ये देखें कि हुआ क्या, जज साहब ऑर्डर पास करते हैं और उसकी अमल दरामद के हवाले से जब तलब किया जाता है डीसी मंडी बहाउद्दीन को और एसी मंडी बहाउद्दीन को, तो वो वहाँ पे पेश नहीं होते बल्कि किसी और शख्स को भेज देते हैं। वो शख्स आके बदकलामी करता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राव अब्दुल जब्बार खान साहब के साथ। बड़े मोतबर जज हैं और सीजनड आदमी हैं, कोई इनके कैरियर पे ऐसी कोई बात नहीं है कि इन्होंने कभी इस तरह लड़ाइयाँ की हों या कुछ इस तरह की कोई ऐसी कहीं पे रिकॉर्ड साथ होता है। उसके साथ क्या किया गया कि उन्होंने फिर इनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए दोनों अफसरान को, और रात को डिप्टी कमिश्नर मंडी ने इनको कॉल किया और इनको बुरा भला कहा और उसके साथ बैड वर्ड्स भी यूज़ की। ये है किरदार हमारी ब्यूरोक्रेसी का, जिन्होंने ये काम करना होता है कि इनके ऑर्डर्स पे अमल दरामद करवाना होता है, वो उनके ख़िलाफ़ खड़े हो गए। उन्होंने इनको तलब किया, तलब करने के बाद जब इनसे कोई बात ना बन सकी, ना डिप्टी कमिश्नर से ना वहाँ के एसी से, तो उन्होंने इनको सज़ा सुना दी 3 माह की। अब होना तो ये चाहिए था कि वहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं वो मौजूद होते, वो जिस तरह आम लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है इनको भी गिरफ़्तार किया जाता और इनको साथ ले जाते, लेकिन वहाँ से पुलिस ही गायब हो गई और ये लोग अपने घर चले गए। फिर पता चला कि जी ये डीसी हाउस में अपने घर में ये मौजूद हैं। फिर रात को वो वहाँ से निकले और बड़ी आज़ादाना तरीके से वो लाहौर चले गए। अब दिन में जब डीबीए जो है डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन, उनके सदर हैं जाहिद गोंदल, वो भी इस हवाले से ही जज साहब के पास गए, क्योंकि वो वकालत कर रहे थे डिप्टी कमिश्नर की, और उन्होंने जाहिद गोंदल साहब ने भी इसी तरह से बदतमीज़ी की इनके साथ। और फिर वो कुछ हुआ जिसके ऊपर मैं कहता हूँ कि अदालती तारीख का अफसोसनाक तरीन वाक़या है कि मुअज़्ज़ज़ जज को ज़दोकोब किया गया और उन्हें मारा भी गया, और उसके साथ साथ उनके साथ बदतमीज़ी की। जी, उनको कमरा अदालत में पुलिस मौजूद नहीं थी। मनसब से उसको हटा दिया। अच्छा, अब ये एक बिल्कुल आपने ये सारा एक ऐसा जी बात मुकम्मल कर जी। हाँ, ये एक ऐसा नेक्सस है जिसमें आपको डीपीओ, जिसमें आपको एसी, जिसमें आपको डिप्टी कमिश्नर साहब, तमाम के तमाम आपको लोग ऐसा लगता है कि वो अलाइन हैं, और वो राव अब्दुल जब्बार साहब जो हैं उनको वो कोई सबक सिखाना चाहते हैं। अच्छा, और वो वहाँ पे जुडिशरी की इज्जत खराब करना चाहते हैं। मुझे कुर्द साहब की तकरीर याद आ रही है, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी और बड़ा उन्होंने जनाब उसमें जज्बाती और आज़ादी और ये और वो, और जनाब ये है कि यानी चीफ जस्टिस साहब भी हमने देखा बड़े जज्बाती, उन्होंने कहा जी मुझ पर किसी का दबाव नहीं कभी। लेकिन यहाँ हमें नज़र आता है कि बाकी अगर जज पर कोई दबाव होता है तो ये वाला दबाव है कि एक नेक्सस सा बन जाता है, ब्यूरोक्रेसी में है जनाब, पुलिस भी है, दीगर इदारे भी हो जाते होंगे, और वहाँ पर वकला फिर उसके साथ हैं। वहाँ तो वो तो जज को वो मार रहे हैं, फिर वो कहते हैं कौन सा निज़ाम अदल, क्या जनाब कौन क्या करता है, किस तरह से इंसाफ, वो क्या करेगा इंसाफ जनाब, जब आपकी वहाँ डिस्ट्रिक्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं छोड़ती उस बेचारे को, और अब तो वकला तो उनका साथ दे रहे हैं। यहाँ क्या करेंगे आप? उसामा साहब, आपने पिछले साल देखा कि किस तरह से लाहौर बार कौंसिल के इंतखाबात से पहले एक जज्बाती तकरीर होती है, उसके बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे हमला कर दिया जाता है, उसके शीशे तोड़ दिए जाते हैं, उसका बेड़ा गर्क कर दिया जाता है, वो भी सारे वकला ही थे।
और किसी के कोई उसका नोटिस नहीं लिया गया, किसी बार कौंसिल ने उसकी मजम्मत नहीं की और वो वाक़या जो था उसको इस तरह से हुआ जिस तरह से कोई वाक़या हुआ ही नहीं है। आए दिन आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं कि जनाब वकला जो हैं वो थानों पे अटैक कर देते हैं, पुलिस वालों को मारना शुरू कर देते हैं, खामोशी छाई जाती है। एक तरफ ये सारे क्लेम करते हैं कि हम आइन और कानून की बालादस्ती के अलमबरदार हैं, आइन और कानून जो है इसके रखवाले हैं, और दूसरी तरफ आइन और कानून की बालादस्ती के ये हालात हैं कि वो जजेस जो इनकी मर्जी के खिलाफ फैसले दें ये उनकी भी पिटाई कर देते हैं। आपको पता है कराची में भी एक वीडियो आई किस तरह से एक फीमेल जो लॉयर हैं उनको मारा जा रहा है, फिर हाई कोर्ट के जजेस को मारा जा रहा है। उसामा साहब ये कैसी आइन और कानून की बालादस्ती है? ये तो सीधी सीधी गुंडागर्दी है, ये तो सीधी सीधी बदमाशी है कि आप जिसको दिल आपके आगे ना आइन है ना कानून है, ना वो जजेस जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए फैसले करते हैं आप उनको भी नहीं मानते। मगर अगर एक वकील ही उस फैसले को नहीं मानेगा तो फिर आम आदमी का आप उससे क्या करेंगे? मेरा सवाल तो ये, आप एसी डीसी को तो भी एक साइड पे करें ना। पहली बात तो ये कि बार को किसके साथ खड़ा होना चाहिए था? बार को तो उस जज के साथ खड़ा होना चाहिए था। बार और बेंच का आप कहते हैं रिश्ता है, एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। बार और बेंच जो है अगर वो एसी डीसी और डीपीओ के साथ खड़ी हुई है तो फिर आपको इसको क्या नाम दे देंगे? इसका मतलब है कि बार क्या रोल प्ले कर रही है। अब मैं कोई गलत बात नहीं यहाँ पे करना चाहता, लेकिन ये मैं हैरान रह गया कि वकला जो है वो एसीडीसी के साथ खड़े हुए हैं। सर ये अलमिया है। मगर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर जब अटैक हुआ था और मैं तो समझूंगा कि असर मनिल्ला साहब को जिस तरह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बिल्कुल महबूस करने की कोशिश की गई थी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि आपने तो ये चीफ जस्टिस नहीं छोड़ा इन्होंने। और तब उसके बाद एक्शन भी हुआ था सर, उसमें तो उनके लाइसेंस भी ख़त्म किए गए, यानी और उनके खिलाफ एक्शन हुआ था वकला के। तो अब भी उम्मीद की जा सकती है कि वकला बरादरी खुद एक्शन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस देखिए उसामा गाजी साहब, इस ये जो जज साहब पर हमला है इसको हाई कोर्ट अपने ऊपर हमला तस्वर करे, सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर हमला तस्वर करे, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और उसमें जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब हुकूमत को देखेंगे उन्होंने फौरी तौर पे ऑफिसर्स के तबादले कर दिए। ऐसे वकला का मुझे पंजाब हुकूमत ने न्यूज़ अपडेट्स हैं। उम्मीद करते हैं कि जी वकला की जितनी तंजीमें हैं बड़ी बड़ी वो खुद इसके खिलाफ एक्शन लेंगी, जिस तरह हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाक़े का मैंने जिक्र किया है, क्योंकि वरना इससे सारी बरादरी बदनाम होती है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे मुल्क में जो माशी सूरत हाल है उसकी वजह से नौजवानों में मायूसी फैल रही है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। चंद ही दिनों में हमने देखा है कि कराची में ये दो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। दो नौजवानों ने ख़ुदकुशी की और बेरोज़गारी से तंग आकर। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये हम देखते हैं कि वेलफेयर के काम हो रहे हैं। अभी जो पहले एक नौजवान जो सहाफ़ी था उसने ख़ुदकुशी की, उसके बच्चे भी हैं। इस तरह एक और ज़ुहैर हुसैन है, उसने ख़ुदकुशी कर ली कराची के मॉल में तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर। ये एक मायूसी का एलिमेंट है और ये नौजवानों में आना ये बड़ा ख़तरनाक है। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? गवर्नमेंट कहती है कि जी रोज़गार जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आएगा, पढ़े लिखे लोग हैं या इनको समझते हैं जी हमें कोई नौकरी मिल जाए। क्या होना चाहिए? खुद से कोई रोज़गार, खुद से कोई कारोबार, उसके लिए पैसे चाहिए, उस तरफ कोई इनको कर्जे देने चाहिए। क्या किया जा सकता है? बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है जो इस तरह के वाक़यात जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बेरोज़गारी है, वाक़तन है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मायूस हुआ जाए। अल्लाह करीम का फरमान है कि ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, और अगर इंसान अल्लाह की रहमत से नाउमीद हो जाए तो फिर मैं कहता हूँ कि वो उससे बड़ा वो इंसानियत के दर्जे से ही बाहर चला जाता है। बात ये है
कि बिल्कुल ये कुफरिया चीज़ है, इतनी मायूसी और खुदकुशी यकीनन हराम है, ये तो कोई सोचना भी नहीं चाहिए इसका। अच्छा, बशीर फारूकी साहब, मौलाना बशीर अहमद फारूकी साहब हमारे साथ हैं, चेयरमैन सैलानी वेलफेयर, और मुल्क भर में इनका बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा खैरात के हवाले से फलाही कामों में ये पेश है इनकी। मैं समझता हूँ कि हमें इनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। बशीर फारूकी साहब, आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जितना आप लोगों ने काम किया, दीगर तंजीमों ने किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये तो कह सकते हैं कि भूख का मसला नहीं है। अब ये नौजवान भी यकीनन ये नहीं होगा कि इसको खुराक मिले, इतनी जगहों पर आप जैसे लोगों के सेंटर्स हैं, दीगर है, फिर ये क्या वजह है कि हमारे नौजवान वो इस तरह का एक हराम काम कर लेते हैं, खुदकुशी तक उतर आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम फरमाए। जनाब आला, इसमें कोई शक नहीं कि जैसा कि आपने फरमाया कि खाना तो मस्त मिल जाता है, मगर असल तो है रोज़गार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रिस्क के 10 हिस्से हैं, जिसमें से 9 हिस्से तिजारत के हैं। मैंने पिछली हुकूमतों में भी यही कहा था, इस हुकूमत को भी बार बार ये कहा है कि खुदारा पाकिस्तान में सनतें लगाएं, क्योंकि देखें आप अपने घर में आज जिन कपड़ों पर आप इस्त्री कर, जिस कपड़े जो आपने कपड़े पहने हैं जिस पर इस्त्री हुई है, वो पाकिस्तान की इस्त्री नहीं है, वो इम्पोर्टेड है। हर घर में कई ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेड हैं और हर एक को उसकी ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान में ऐसी सनतें लग जाती हैं तो हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। तो बुनियादी बात यह कि हमने माजी की हुकूमत को भी ये कहा था, इस हुकूमत पर बारहा कहा है कि आप जो है मुल्क के अंदर सनतों का जाल बिछा दें, बेरोज़गारी का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। बल्कि ये मुल्क इतना अजीम मुल्क है कि जनाब आला अल्लाह ताला हम पर इतना करम किए हुए है कि अगर हम सही काम करें तो हमारे दूसरे मुल्कों से लोगों को बुलाना पड़ेगा, जॉब देंगे हम लोग, इस लायक है। मगर क्या है कि बदकिस्मती है कि कोई हमारी बात जो है कान पर जू नहीं रेंगती। अभी आज ही की खबर अखबार में आई है कि वज़ीर दाखिला ने कहा, खारजा ने कहा कि पाकिस्तान में जब ज़राअत जो है उसको फ़रोग़ होगा तो हम IMF से जान छुड़ा लेंगे। पिछले चंद दिनों पहले ही मैंने वज़ीर आज़म को पैगाम भेजाया और उनके MS ने मुझे कहा कि मैं आपका क्लिप सुना देता हूँ। मैंने उनको ये कहा कि गंदम दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, आज 62 रुपये है, कल 72 रुपये हो जाएगी। हमारा अलमिया यह है कि हम 1 एकड़ में 30 मन गंदम निकालते हैं। हमारा पड़ोस जो है, पड़ोस थोड़ा दूर, कौन, रशिया, वो 1 एकड़ में 60 मन गंदम निकालता है। ऐसा ही है। अगर आप वो चीज़ें जो उन लोगों ने अपनाई हुई है अगर आप अपना लेते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर आप ऐसे लोगों को अपने पास बिठाएं जो पाकिस्तान के मुखलिसीन हैं। इससे पहले मैं ऐवान वज़ीर आज़म में पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क से सरमायाकारी किस तरह आए, पूरा वज़ीर आज़म हाउस तक मैं पहुंचा चुका हूं। मकसद कहने का ये है कि वज़ीर आज़म को शायद बहुत सारे काम है, इसलिए वो टाइम नहीं निकाल पाते। शौकत तरीन साहब के लिए भी कई मरतबा ऐसी बातें हो चुकी हैं। तो सबसे बड़ा जो खुदकुशी का सबब है वो हमारे हुक्मरान है। अगर हुक्मरान ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, चैम्बर कॉमर्स के साथ बैठ के बात करें और फेडरेशन से बात करें, ताजिरों की तंजीमों से बात करें, इम्पोर्टर से बात करें, एक्सपोर्टर से बात करें, तो यकीन करिए ये मसला हल हो जाएगा। तो मैं एक ताजिर हूँ, मेरी 6, 7, 8 मीटिंग हो चुकी है इमरान खान साहब से। जनाब आला, मैंने हमेशा इनको यही कहा है कि पाकिस्तान में रोज़गार पैदा करने के ज़राए जो है उसको इस्तेमाल किया जाए, मगर हकीकत हाल ये है कि इनके पास फुर्सत नहीं है शायद। अच्छा, फिर जो इनके निचले लोग हैं उन लोगों को शायद इतना एहसास है या नहीं, ये तो अल्लाह जानता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि हम आज माशाल्लाह 1.5 लाख अफराद की खुराक का इत्माम करते हैं एक दिन के अंदर। 1.5 लाख आप हमारी स्कूटी कर सकते हैं। रोज़ की 1.25 करोड़ रुपये की हमारी खैरात है। हम 1.25 करोड़ कर लें या 1.25 अरब की कर लें, हम खाना नहीं खिला सकते। रब फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, जमीन पर कोई भी ऐसा नहीं जिसका रिस्क मैंने अपने पर लिया, रिस्क अल्लाह खिलाएगा, मगर हमें रोजगार देना है। ये खुदकुशी का सबसे बड़ा सबब बेरोजगारी है। आज सैलानी के पास तकरीबन 4,500 से ज्यादा का मुलाजिम का अमला है। ये 2 अफराद पर शुरू हुआ था अमला 2019 में, 2099 में। आज 21 साल में हमारे पास 4.5। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। 1.5 लाख लोगों को रोजाना खुराक, ये रियासत का काम है।
आप उसका जरिया बन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए ना, हुकूमत कहती है जी हमने ये लंगर खाने बनाए, सारा कुछ बनाया, वो चला तो आप रहे हैं सारे, तो उनका काम आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ है सुनकर कि आपकी बात जो प्रैक्टिकल है। देखिए, एक है कि मईशतदान या मुझ जैसे लोग हैं वो बैठते हैं, चले तबसरा करते हैं, और आपका तो उन लोगों से इंटरेक्शन है जो खाना लेने आ रहे हैं। आप तो उनको बेहतर समझते हैं कि क्या काम किया जा सकता है, उनको रोजगार किस तरह से दिया जा सकता है, तो उनसे आप बैठकर बात करके कोई एक रोड मैप तो दे सकते हैं। चलो इंडस्ट्री बड़ी लगी। इसी से एक और चीज साथ मिली जुली है। मुझे ये लग रहा है कि जब बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो फिर से अच्छी बातें सुनना चाहता है, वो सिर्फ अपनी कामयाबी की बातें सुनना चाहता है। इस तरह की बातें उसको नागवार गुजरती हैं। ये हमेशा से इसी तरह से हुआ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो लोग बैठे होते हैं वो असल हकीकत नहीं सुनना चाहते। तो अब गवर्नमेंट की तरफ से तो लोग मायूस हो चुके हैं, तो इसके अलावा क्या हल है हमारे पास? देखिए, बात यह है कि अभी भी वक्त हमारे हाथ में है। देखिए, रियासत को आप अगर मेरी बात करते सैलानी, मैं 7 मरतबा प्राइम मिनिस्टर से मिल चुका हूँ और अनगिनत बार सदर पाकिस्तान से मिल चुका हूँ। मैंने हमेशा आज़ान दी है, खुदारा होश के नाखून लो, पाकिस्तान में सनतें लगाओ, पाकिस्तान में जो दूसरी मुल्क की जो इंडस्ट्रीज है उसको पाकिस्तान आने में, इंपोर्ट में आसानी पैदा करो। आपको डॉलर जो इतना बढ़ रहा है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, और आपकी बेरोजगारी हर दिन बढ़ रही है। आप जो कस्टम्स की टैरिफ बनाते हैं उसमें कोई मेयार पैदा करें कि आप वो चीज़ें आने ही मत दें पाकिस्तान में। क्या पाकिस्तान में कार्स नहीं बन सकती? क्या पाकिस्तान ट्रैक्टर नहीं बन सकते हैं? क्या पाकिस्तान में ट्रक नहीं बन सकते? बहुत चीजें बन सकती हैं, बनती भी हैं, लेकिन आप क्यों बाहर से आने देते हैं? आप नहीं आने दें। आप पाकिस्तानियों को रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया सिर्फ और सिर्फ तिजारत को आम करना है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज के शोरों को करेंगे। देखिए, सियासतदान क्या करते रहे, सियासतदान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं नौकरियां दूं। अच्छा, नौकरी कितनी हो सकती है? अच्छा, पता है कि जब मैं एक नौकरी दूंगा तो मेरे 12 वोट पक्के हो जाएंगे। अब जिस कौम की सियासत इस नतीजे पर हो कि वो 12 वोट की खातिर मुल्क को आगे न जाने दे, फिर वो रियासत कहाँ खड़ी होगी? अच्छा फारूकी साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से आपने अभी फरमाया कि खुदकुशी का सबब हमारे हुक्मरान बन रहे हैं, मौलाना साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह से एक मस्जिद का, मकतब का, मदरसे का, स्कूल का, कॉलेज का और माँ की तरबियत का, घर ख़ानदान का एक असर हुआ करता था जहनों पे, और इस तरह के इक़दामात से कबल, यानी कि कभी कोई खाल हमें कुछ सालों में कोई का इक़दाम एक आध पूरे शहर में आता था, तो क्या वो हमारा जो दरस व तदरीस का अमल था, मस्जिद थी, मकतब था, वो कमज़ोर नहीं हो गए इंस्टीट्यूशंस हमारे, और माँ की गोद भी और ख़ानदान भी, क्योंकि ये बॉन्डिंग वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलती थी? इसमें कोई शक नहीं है कि जो आप कह रहे हैं उसको रद्द नहीं किया जा सकता। इसमें जैसा जैसा वक्त जा रहा है, सोशल मीडिया का वक्त है, कोई माँ को टाइम देने के लिए तैयार नहीं, कोई बाप को टाइम देने के लिए तैयार नहीं, कोई बीवी को टाइम देने के लिए तैयार नहीं, और कोई मस्जिद में इमाम को सुनने के लिए तैयार नहीं। जुम्मे के दिन भी इमाम के पास उस वक्त लोग पहुँचते हैं जब पता चला कि खुतबा होने वाला है, अब आखिरी जमा खड़ी होने वाली है। इसमें कोई शक नहीं कि हम मजहबी लोगों का कसूर है, हम मानते हैं, मगर इज्तिमाई तौर पर ये बात जो है ना, सही बात है कि लोगों को रिस्क अगर मिलता रहेगा ना तो उनकी मायूसी खत्म होगी। देखिए, एक बात है, बच्चे भूखे मर रहे होते हैं ना, तो बाप कहता है मैं इसको नहीं देख सकता, इससे बेहतर मैं मर जाऊं। बच्चों की स्कूल से बच्चों को निकाल दिया जाता है, बच्चों को दूध का एक घूंट नहीं दिया जा सकता, बच्चों की दवाई का इत्मीनान नहीं हो सकता, तो बाप कहता है जिंदा रहने का क्या फायदा, ना मैं दवाई दे सकता हूँ, ना बच्चों को दूध दे सकता हूँ, ना मैं उसका स्कूल पढ़ा सकता हूँ, ना उसको खाना दे सकता हूँ, अब मुझे मरने के लिए क्या करना चाहिए? तो असल तो देखे ना, इसमें रियासत दिन रात मेहनत करे, हम इस तरह खड़े हैं ना। चलो, आपने कहा कि लंगर खाने हैं, पनाह गाहें हैं, और जो क्या कहते हैं, ये कोई भूखा न सोएगा, सैलानी का इसमें अपना हिस्सा अल्लाह की रहमत से, और लोग भी इसमें शामिल हैं। मगर रियासत को चाहिए कि लंगर खाने, पनाह गाहें, ये सब रियासत मदीना का नूर है, इसका इनकार नहीं, मगर रियासत मदीना में बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया फार्मूला मौजूद है कि जब सरकार दो जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया तो प्यारे आका तो पूरी कायनात को अपने हाथों में रखते थे ना। आप फरमाते मैं तो चाहूँ तो मेरे साथ ये पहाड़ सोने के बन के चले, मगर आपने उनको 1 रुपया नहीं दिया, फरमाया तुम जाओ अपने घर से सामान लेकर आओ। वो सामान लेकर आए, हुजूर ने नीलाम किया और उस नीलाम से कहा जाओ इससे कुलाड़ा खरीदो,
लकड़ियां काटो और लकड़ियां काट के बेचो, 15 दिन के बाद मेरे पास आना। कहने का मकसद ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े इंटरप्रेन्योर थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े इंटरप्रेन्योर थे कि आपको देखकर खदीजतुल कुबरा ने आपसे निकाह किया। आज बदकिस्मती से लोगों को इंटरप्रेन्योर नहीं बनाया जा रहा, लोगों को नौकरियों की लालच दी जा रही है। तो भाई नौकरियां ठीक अच्छी बात है, तो फैक्ट्रियां तो खोलो। लेकिन खुशी का मौलाना का आपने फरमाया 7 मरतबा वज़ीर आज़म से मिल चुके हैं। वज़ीर आज़म तो खुद कहते हैं 1 करोड़ हमने रोज़गार देने हैं, हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को ऊपर लेकर जाना है। अभी जो रज़ाक दाऊद साहब फिगर्स दे रहे हैं, मुशीर तिजारत हैं, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना है एक्सपोर्ट्स का, $2.9 अरब इस महीने नवंबर में। टारगेट अब $2.6 अरब का था। बताया जा रही टेक्सटाइल हमारी बड़ी तरक्की कर रही है, $20 अरब तक हमारी वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। सिर्फ अभी चावल का बताया गया है कि तकरीबन $4.5 अरब वो एक्सपोर्ट होगी। बातें तो इस तरह से खबरों की तो ये आ रही हैं, सी पैक आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्री हमने लगानी है, टेक्सटाइल मिल्स और लग रही हैं। ये क्या सब ने नाकाफ़ी साबित हो रही हैं? फिर नौजवानों को कर्ज देने की बात हो रही है जी, 5-5 लाख रुपए हम बिला सूद कर्ज देंगे, वो क्यों नहीं फिर हो पा रहा? सर ये जो बातें करते हैं ना दाऊद साहब, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, कहने का मकसद इन्होंने उर्दू में गोश्त तो एक्सपोर्ट कर दिया। कल वो खुशी पैगाम दे रहे थे, हमने उर्दू ने पहली बार गोश्त एक्सपोर्ट किया, तो गोश्त पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। अरे जनाब आला, पाकिस्तान में जानवरों की फार्मिंग का सिस्टम दो। जैसे मैंने आपको कहा कि रशिया जब 1 एकड़ पर 60 मन गंदम निकालता है, तो आप 30 मन क्यों निकालते हैं? आपके पास आज 62 रुपए किलो गंदम है, कल 72 हो जाएगी, अल्लाह ना करे। तो अगर तुमने ये गंदम डबल कर दी, तुम्हारे पास 62 की जगह पर गंदम हो जाएगी 32 रुपए किलो। तुम उस फार्मूले को क्यों नहीं अपनाते? आप एक्सपोर्ट का तो नारा लगाते हर महीने। जब कल ये महीना खत्म हुआ, अब देखना पाकिस्तान इस मरतबा कितने कम हो गया। हर महीने हमारे डॉलर कम हो रहे हैं, हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, रज़ाक दाऊद साहब अपनी बातें करते हैं, अच्छी सही भी कहते होंगे, मगर कोई खास कामयाबी नहीं है। अगर खास कामयाबी होती तो डॉलर 180 तक ना पहुंच जाता। तो ये इमरान खान साहब जो कहते हैं लंगर खाने मैंने बनाए, पनाह गाहें हुकूमत ने बना दी, तो क्या वो इनको फैला रही है? सब कुछ आप पर छोड़ा हुआ है? हुकूमत तो इंटरेस्ट तो ले रही है। देखें, हुकूमत का इंटरेस्ट पूरा है। उनको पता है ना कि लंगर खाने होंगे, पनाह गाहें होंगी, कोई भूखा नहीं सोएगा, तो बहुत सारा क्राइम रुकेगा, बहुत सारा क्राइम। उनको पता है, वो हमारा साथ दे रही है, उसका इनकार नहीं है। किस तरह साथ दे रही हैं? क्या आपको कोई फंड दिया जाता है? क्या 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 आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है? स्टाफ दिया जाता है? क्या दिया जा रहा है आपको? देखिए, फंड तो खैर नहीं दिया जाता, अलबत्ता ये गाड़ियां देते हैं, ये जगहें देते हैं। ये इन्होंने पनाह गाहें खुद खरीदी है या फिर पनाह गाहें किराए पे ली हुई है। हाँ, लंगर खाने सारे के सारे हमने बनाए और सारा खाना हमारा होता है। अलबत्ता देखिए, ये हमारी पार्टनरशिप है, इनका हमारे साथ भरपूर साथ है, इसका इनकार नहीं है। मगर यार ये मसले का हल नहीं है। ये पनाह गाहें जरूर सबब तो बन सकती हैं, असल सबब है रोजगार का। जब आप प्यारे आका की बात करते हो, रियासत मदीना की बात करते हो, तो मैंने सबसे पहली जब आज से 3 साल पहले इमरान खान साहब से मीटिंग की थी, लंगर खाने भी की इस्लामाबाद, मैंने उनको यही कहा था कि आपने 1 करोड़ मुलाजमतें देनी है ना, आप हमसे मिले, हम आपको बताएंगे मुलाजमतें कैसे मिल सकती हैं। आपका ब्यूरोक्रेट्स आपको मुलाजमत नहीं दिलवाएगा, आपके वजीर इसको मुलाजमत नहीं दिलाएंगे, हमसे मिले, हम बताते हैं कि मौलाना कैसे पैदा होती है। जब हमारी बात मानोगे मसला हो जाएगा। आज भी कहता हूँ, मेरी ऑफर है, आज भी रियासत मिले, हम ताजिरों से मसला कर देते हैं, आपको एक शख्स बेरोजगार नहीं रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन तो आप खुद से नहीं कर सकते? 2 लोगों से आपने काम शुरू किया, आज 4,500 लोग सिर्फ लोगों को खुराक, 1.5 लाख लोगों को रोजाना। ये तो दुनिया में ऐसी मिसालें कम होंगी। तो खुद से या किया नहीं जा सकता, या ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकती, इसलिए रियासत को आना है? क्या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं पाकिस्तान बड़ा काम करती हैं, लेकिन ये नाकाफी क्यों होता है रोजगार लोगों को देना या कर्ज देने का काम? हुजूर अल्लाह, हमने एक हमारा फार्मूला आ गया। हमने क्या किया कि हमने लोगों को IT ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, और IT ट्रेनिंग देने की वजह से आज हमने 10 लाख बच्चों को IT ट्रेन बनाने का काम शुरू कर दिया है। 75,000 बच्चा हमारे अम्ब्रेला में आ चुका है। पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान के सामने 200 यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप की। उन्होंने देख लिया कि सैलानी ये वो इदारा है कि जो IT पार्क बनाएगा, और आज माशाल्लाह आज के दिन में कराची में 6 जगह पर हम माशाल्लाह ये स्कूल बना रहे हैं, और अल्लाह की रहमत से हम 10 लाख बच्चों को IT ट्रेनिंग देंगे।
और हम हर साल $100 बिलियन पाकिस्तान को कमा के देंगे, पाकिस्तान कर्ज हम उतार के देंगे इंशाल्लाह। मगर उसको देर लगेगी, हमें आज की बात करनी है। आज के लिए फिर कहता हूँ, वजीर आजम साहब या रज़ाक दाऊद साहब हमसे मिले, हम बताते हैं कि रोजगार कैसे मिलता है, हमसे मिले। और अगर हमने इनको रोजगार के रास्ते नहीं बताए तो उनका जूता हमारा सर होगा। नहीं, लेकिन आपसे 7 मरतबा मुलाकात हुई तो उसके बाद क्या कहते हैं वो? जब आप कहते हैं कि जी ये आइडिया, आपने तो प्रैक्टिकल करके दिखाया ना, ये नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे ही कोई बात कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं, आपने तो अमली तौर पर करके दिखा दिया है काम। तो फिर उसका जवाब क्या होता है? क्यों आपके साथ मिलकर कोई काम नहीं शुरू किया जाता? जिस तरह एक छोटे पैमाने पर अखुवत के साथ उन्होंने किया, घरों के लिए कर्ज का या कोई एजुकेशन का, वो अखुवत खुद से भी करें, कर्ज का भी करें, तो आपके साथ इस हवाले से पार्टनरशिप क्यों नहीं? सिर्फ ये खुराक की हद तक क्यों? तो हम तो उसको हमारे पास जॉब नहीं है। अच्छा, ये आपको भी समझ नहीं आई शायद। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? जिस तरह मौलाना साहब कह रहे हैं ये लोग बड़ा काम कर रहे हैं, इनकी बड़ी काबिशें, आप सोचें खुदा न खास्ता ये अल्लाह ताला ने इन लोगों को जरिया बनाया, वरना आप सोचें 1.5 लाख आदमी जो रोज़ यहाँ से खुराक खा रहा है, खुदा न खास्ता उनको वो ना मिल रही हो, तो ये जो हम आज खबर कर रहे हैं, पता नहीं कितने नौजवानों को हमें बीच में डिस्कस करना पड़ जाए। देखिए, इसके लिए जो स्ट्रेटजिक है वो पॉलिसी बनानी पड़ती है, और पॉलिसी इसी तरह मौलाना बशीर अहमद फ़ारूकी साहब जैसे मुखय्यर हजरात और जो इस जज्बा से सरशार हों वो कर सकते हैं। इनको इस तरह का जो ऑफ़र इन्होंने दिया था, हुकूमत को फौरी तौर पे उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए था, और इन्हीं के ज़िम्मे कम अज़ कम कराची की सतह के ऊपर एक अर्बन बड़ा सिटी जो है इनके स्पुर्द कर दिया जाता है, और जो रिसोर्सेज चाहिए होते इनको फ्राहम कर दिए जाते, और ये फिर वहाँ पे बताते कि इस शहर से एटलीस्ट उन्होंने बेरोज़गारी और जो बीक है उसका खात्मा मौलाना साहब, इसी तरह से एंटरप्रेन्योर्स हर एक चीज़ जो है ना अहम, गुलाम मुर्तज़ा साहब, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक ख़ास तबका वहाँ पर बैठा हुआ है जो सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। गलत फिगर्स पेश किए जाते हैं, प्रेजेंटेशंस पे प्राइम मिनिस्टर हाउस चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को गलत प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, उनको बताया जाता है जैसा आप कह रहे हैं कि जनाब हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बढ़ रही है, हमारी जनाब राइस की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, गंदम बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, लाखों के हवाले से नौकरियाँ जो हैं वो मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ अहदाफ के साथ खेला जा रहा है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं जो ब्रीफिंग दे रहे हैं वो ब्रीफिंग जाली है, गलत है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उनको ग्राउंड रियलिटीज बताए। शायद ऐसे ही वो चाहते हैं कि मौलाना साहब, बशीर फारूकी साहब जैसे लोग मिल के हकीकत ही ना बता दें। मौलाना साहब, क्या हो सकता है? आपने कहा आईटी प्रोफेशनल्स, तो जाहिर है कि आज दुनिया जो है वो बिल्कुल जुड़ी हुई आईटी से, तो वो यहाँ बैठे बैठे भी रोज़गार कर सकते हैं। लेकिन जो कर्ज़ का प्रोग्राम है इसको किसी तरह से नहीं बढ़ाया जा सकता कि जिस तरह ये ज़ुहैर हुसैन था, अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाए, इसने इतना गलत कदम उठा लिया, क्या दुआएं की जा सकती है उसके लिए? ये नौजवान था बिल्कुल, तो इसको कर्ज़ देकर कोई खुद काम कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी 50,000 से लेके 5 लाख का कर्ज जो है लोगों को देती है, और ये काम अरसे से हो रहा है। हम 18 साल से हमने जॉब बैंक खोला हुआ है, इदारे में जॉब बैंक। सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे तक हम लोग जॉब्स देते हैं, चपरासी से लेकर मैनेजर तक की जॉबें देते हैं हम लोग। असल में हर शख्स हम तक पहुंच जाए ये जरूरी नहीं है, और जब बंदा मायूस होता है ना तो हो सकता है कि बाद औक़ात जेब में किराया भी नहीं होता कि बंदे वहां तक पहुंचे। अच्छा, अब हमने इन हालात के पेश नज़र ये फैसला कर लिया है कि सैलानी जगह जगह पर अपने बॉक्स कायम करेगा, ब्रांचों के बाहर लोग अपनी परेशानी बयान करने के लिए अपने घर के बाहर ही उसमें दरख्वास्त जमा करा देंगे कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरे बच्चों की फीस चाहिए, मुझे मेरे मतलब यानी कि तो क्या कहते हैं घर में राशन नहीं है उसके चाहिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अब उस पर जाने को देखिए, हमने देख लिया कि लोगों के पास जेब में पैसे भी नहीं है। 100 रुपये होंगे तो हमारे पास आएंगे ना? इतना किराया बढ़ गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि इस वजह से लोग हमारे पास आ भी नहीं बढ़ सकते। बहरहाल हमने अपने वो सारे काम कर दिए हैं जो करने चाहिए। पैदाइश से लेकर मौत तक रोजाना 2.5 लाख अफराद हमारे इदारे से फायदा उठा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हमने 6 अरब रुपए की खैरात की थी। इस साल मुझे उम्मीद है दिसंबर खत्म होगा तो हम 8 अरब तक पहुंच जाएंगे। ये सब आप लोग हमें पैसे देते हैं, हमें कोई यूएस नहीं है, कोई यूके एड नहीं है, जापान एड नहीं है, पाकिस्तान एड नहीं, कोई एड नहीं। पाकिस्तान की रियासत से हमने आज तक 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 रुपया। ना नवाज शरीफ से लिया, ना जरदारी साहब से लिया, ना इमरान खान से लिया। आप लोग हमें पैसे देते हैं, खर्च कर रहे हैं। और आपने कहा कि जिस तरह उन्होंने अखुवत को दे दिया,
उखुवत भी हमारा पार्टनर है, उखुवत से भी हमारी पार्टनरशिप है। बहुत सी जगहों पर माशरन के स्कूल है जिन पर खाना सैलानी पहुंचाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके साथ मिलकर काम करें। मगर हमने आज तक रियासत से पैसा इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने हमें कोई ऐसी सही डायरेक्शन नहीं दी। अच्छा, जरूरत भी नहीं पड़ रही क्योंकि हम तो ये काम कर ही है ना 5 लाख रुपए तक का। हर शख्स वहां पर नहीं पहुंच रहा। मैं एक बार फिर कहूंगा, बार बार कहूंगा, रियासत चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिले, एसोसिएशन से मिले, हम ताजिरों से मिले, हम आपको 1 करोड़ जॉब दिला देंगे। मैंने 3 साल पहले कहा था इमरान खान साहब को, 3 साल पहले, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप यूट्यूब पे चले जाएं। मैंने उस वक्त कहा था कि हम आपको देंगे, लेकिन आप नहीं कर सकते ये काम हमसे करवाएं। मगर क्या है, जब हमसे पक्की दोस्ती होगी, हमें आने जाने के रास्ते खुले होंगे, हमारी सुनी जाएगी, हमारी बातों पर अमल करते हुए कस्टम के निज़ाम से किया जाए। सर कहते हैं कि कस्टम का एक कलेक्टर 70 लाख रुपए महीने कमाता है, 70 लाख में। अरे भाई, वो एक दिन में 70 लाख कमाता है, 70 लाख महीने में नहीं कमाता, 70 लाख रुपए एक दिन में कमाता है। ऐसे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं। मकसद कहने का यह है कि रियासत जब तक नीचे नहीं जाएगी, ग्रोस पर नहीं आएगी, उस वक्त तक काम नहीं चलेगी। चलें सर, एक जिस तरह से आपने बातें आई ओपनर, तो इन पर अमल दरामद ज़रूर होना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए कि क्यों ऐसे लोगों का रास्ता रोका जाता है उनसे मुलाकात, जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और उनके इस तजर्बे से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। उनको वो काम करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उनको फैसिलिटेट करें कि जी आप ये प्लान लेकर आएँ, बिल्कुल हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।